हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम के बारे में पढ़े थे, आज हम उसी से संबंधित सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की क्या शर्तें एवं मान्यताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की शर्तें या मान्यताएं। ठीक है, तो देखिए, अर्थशास्त्र के नियम वास्तविक जीवन में तभी लागू होते हैं जब उनसे संबंधित सभी शर्तें पूरी हों। ठीक है, अर्थशास्त्र के नियम वास्तविक जीवन में तभी लागू होते हैं जब उनसे संबंधित सभी शर्तें पूरी हों। इन्हीं शर्तों को मान्यताएं कहा जाता है। इन्हीं शर्तों को मान्यताएं कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक नियम की व्याख्या में यदि अन्य बातें समान रहें, यदि अन्य बातें समान रहें, वाक्यांश जुड़ा होता है। ठीक है, आप सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम में भी परिभाषा में आप सुने होंगे कि यदि अन्य बातें समान रहें, ये वाक्यांश जुड़ा रहता है। ये वाक्यांश आपको इंगित करता है कि इस नियम की मान्यताएं क्या हैं। ठीक है, सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की भी क्रियाशील होना निम्न शर्तों को पूरी होने पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की कौन कौन सी शर्तें हैं। नंबर 1 है, वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार होना चाहिए। पहला है, वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार होना चाहिए। यदि वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार नहीं होगा तो ये नियम कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। जैसे किसी वस्तु का एक समयावधि में निरंतर उपभोग ही सीमांत तुष्टिगुण की कमी ला सकता है। किसी भी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग ही उसके सीमांत तुष्टिगुण में कमी ला सकता है। जैसे एक रोटी, भूख लगी है, एक रोटी व्यक्ति को खिला दिया गया, उसके बाद यदि 2, 4, 5 घंटे के बाद उसको श्रम करा करके दूसरी रोटी दी जाएगी तो पहली रोटी की अपेक्षा सीमांत तुष्टिगुण बढ़ते हुए मिलेगा, उसकी सीमांत तुष्टिगुण बढ़ जाती है। अतः यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। दूसरा है, वस्तु की सभी इकाइयों की मात्रा व गुण समान होना चाहिए। दूसरा है, वस्तु की सभी इकाइयों की मात्रा एवं गुण समान होनी चाहिए। यदि वस्तु की सभी इकाइयों की मात्रा एवं गुण समान नहीं होगा तो यह नियम कभी भी क्रियाशील नहीं होगा। जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ, यदि पहली रोटी हमको सूखी दे दी जाती है तो उससे सीमांत तुष्टिगुण तो प्राप्त होगा, लेकिन दूसरी रोटी वही घी में डुबो कर दिया जाता है तो उस रोटी से सीमांत तुष्टिगुण पहली रोटी की अपेक्षा दूसरी रोटी का सीमांत तुष्टिगुण क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए ये शर्त जो है लागू नहीं होगी। मात्रा एवं गुण जब एक समान रहेगा तभी ये नियम लागू हो सकता है। तीसरा है, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो ये नियम कभी भी क्रियाशील नहीं होगा। इस नियम की शर्तें ये नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जैसे एक उपभोक्ता अब पहली रोटी को खाया और उसके बाद उसे सीमांत तुष्टिगुण तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद यदि वह उपभोक्ता शराब पी लिया, जब शराब पी लिया तो उसकी मानसिक स्थिति पहले की अपेक्षा बदल गई और दूसरी रोटी को और अधिक पसंद से खाने लगा, जिससे वो पहली रोटी की अपेक्षा दूसरी रोटी से अत्यधिक उसे संतुष्टि अथवा आनंद प्राप्त हो रहा है। इसलिए ह्रास नियम, सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम उस पर लागू नहीं होगी। चौथा है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। चौथा स्थिति है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस वस्तु की क्रय शक्ति जितनी ही अधिक होगी, हमें उतना ही अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि मान लिया जाए कि पहली रोटी जब हम खरीद के खाते हैं तो वो 2 रुपये का मिलता है, ठीक है, तो उसको जो है तुष्टिगुण प्राप्त होगा। लेकिन जब वही रोटी 1 रुपये का हम जब खाने लगेंगे तो दूसरी रोटी की संतुष्टि पहली रोटी के अपेक्षा अधिक प्राप्त होगी। इस प्रकार ये सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम लागू नहीं हो पाएगा। अब जो है पांचवा है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवा है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। स्थानापन्न वस्तु में सब्स्टिट्यूट वस्तु है, जैसे चाय के बदले में हम कॉफ़ी लेते हैं, आनंद वही मिलता है, वह सब्स्टिट्यूट वस्तुएं कहलाती हैं। स्थानापन्न वस्तुओं में की कीमत में परिवर्तन से संबंध है कि यदि कोई भोक्ता चाय और कॉफ़ी दोनों का उपभोग कर रहा है, यदि चाय की कीमत घट जाती है तो क्या करता है, वो कॉफ़ी की मात्रा को कम कर देगा और चाय की डिमांड और उसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि दोनों ही बढ़ जाती है। इस प्रकार यह नियम लागू नहीं हो पाएगा। अब अगला है, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो ये नियम कभी भी क्रियाशील नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति है, वो जो है कुछ दिन पहले जब खाना खा रहा है तो उसको संतुष्टि प्राप्त हो रहा है, 2 रोटी खा रहा है, 3 रोटी खा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, ठीक है, वो शराब की आदत उसकी पड़ जाती है। तो शराब की जब आदत पड़ जाती है तो शराब भी उसे अच्छा लगने लगता है और रोटी खाने की संख्या भी उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त करने लगती है। इसलिए ये जब रहेगा उपभोक्ता की और
आदत स्वभाव फैशन में परिवर्तन हो जाएगा तो यह नियम कभी भी क्रियाशील नहीं होगा। अगला है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं। जब उपभोक्ता की आय स्थिर है तो सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम लागू होता है, लेकिन जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है, आय घट जाती है अथवा बढ़ जाती है, तो ये नियम कभी भी क्रियाशील नहीं होता है। अगला है आवश्यकता का एक ही होना। आवश्यकता का एक ही होना। आवश्यकता का एक ही होने से मतलब है कि यह नियम एक आवश्यकता पर लागू होता है। यह नियम एक आवश्यकता पर लागू होता है। यदि विभिन्न आवश्यकताओं को एक सामूहिक नाम दे दिया जाए तो ये नियम कभी भी लागू नहीं होगा। अगला होगा मुद्रा के सीमांत तुष्टिगुण स्थिर होना। मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण स्थिर होना। मुद्रा के सीमांत तुष्टिगुण स्थिर होने से मतलब है कि यह नियम तब चलता है जब संबंधित वस्तु की सीमांत तुष्टिगुण स्थिर रहता है। यदि इस वस्तु की किसी भी वस्तु की सीमांत तुष्टिगुण स्थिर नहीं होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। 10वां है दुखमय स्थिति। दुखमय स्थिति का समाप्त होना। यदि किसी उपभोक्ता की दुखमय स्थिति पेनफुल, इसको कहते हैं पेनफुल स्टेज। पेनफुल स्टेज क्या होता है? दुखमय स्थिति क्या होता है कि जब किसी उपभोक्ता को इतनी तीव्र होती है, आवश्यकता इतनी तीव्र होती है कि उसकी संतुष्टि न होने पर, उस वस्तु को न दिए जाने पर उसको अत्यधिक कष्ट अथवा दुख होता है। जब यह स्थिति अथवा दुख की स्थिति जब समाप्त हो जाती है तो ये नियम लागू होता है, अर्थात तब लागू होता है जब उस वस्तु को न दिया जाए तभी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थिति में यह सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। अंतिम है तुष्टिगुण का गणनावाचक संभव। तुष्टिगुण का गणनावाचक संभव होना। तुष्टिगुण, जैसा कि हम जानते हैं कि तुष्टिगुण को गणनावाचक है ना, गणना किया जा सकता है, उसकी संख्याओं को मापा जा सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक रोटी खाने से उसे 10 संतुष्टि प्राप्त हो रही है, एक सेव खाने से उसे 20 के बराबर संतुष्टि प्राप्त हो रही है, एक मिठाई खाने से उसको 40 के बराबर संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से 10, 20, 30, 40, 45 संख्या ये जो है तुष्टिगुण की गणनावाचक संभव है। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोग तुष्टिगुण ह्रास नियम की शर्तें और मान्यताओं को पढ़े। फिर अगले वीडियो में